हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स अकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं इनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि ट्रिब्यूनल्स हर लॉ के अंदर होते हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर टाइप के केसेस के लिए ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। जैसे साइबर लॉ के लिए साइबर ट्रिब्यूनल बना है, लेबर के लिए लेबर ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ठीक है। और हर एक के लिए ट्रिब्यूनल्स, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स हैं, और भी बहुत, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल, सबसे पहले इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल बना था, ठीक है। उसके बाद से ट्रिब्यूनल्स बहुत ज़्यादा बन चुके हुए हैं, ठीक है। तो उसी तरह का एक टाइप है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से क्या मीनिंग है इसका, आगे मैं इसके सारे प्रोविजंस वगैरह आपको सब कुछ बताऊंगी, तो प्लीज़ देखते जाइए। या 20 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लिखना है तो प्लीज़ यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक्स ऑल्सो, तो प्लीज़ आप लिखते जाइए साथ साथ। मैं इसको आपको इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 और 227 में इसके बारे में मेंशन किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। देखिए, इसके अंदर ये बताया है कि अंडर आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील, SLP जिसको बोलते हैं, फ्रॉम एनी जजमेंट, decree, order sent in any matter passed or made by any court or ट्रिब्यूनल इन इंडिया। मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो SLP दे सकती है किसी भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री के अगेंस्ट। वो कोई भी अगर हो उस पे SLP दे सकते हैं, स्पेशल लीव अपील्स में डाली जा सकती है, ठीक है, ग्रांट कर सकती है। कोई भी आया हो, किसी भी मैटर के ऊपर बेस्ड हो वो, ठीक है, जो किसी भी ट्रिब्यूनल से आया हो, तो उसके ऊपर पावर है इसके पास। तो ये आगे मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले बताती हूँ ट्रिब्यूनल्स का, कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ लॉज विच चार्ज द एग्जीक्यूटिव विद जुडिशियल एडजुडिकेटरी फंक्शंस एंड द अथॉरिटीज सो चार्ज आर इन द स्ट्रिक्ट सेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। इसमें बोला है कि भाई बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि एग्जीक्यूटिव को ऐसे फंक्शंस देते हैं और अथॉरिटीज को देते हैं, जो अथॉरिटीज भी हैं जिनके ऊपर भी ड्यूटीज दी गई हैं। सो चार्ज का मतलब है उनको ड्यूटीज ऐसी दी गई हैं जो कि स्ट्रिक्ट सेंस में है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर एजेंसीज क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक एनेक्टमेंट्स टू एडजुडिकेट अपॉन कंट्रोवर्सीज दैट मे अराइजेज इन द कोर्स ऑफ implementation of substantive provisions of the relative enactments। मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वो ऐसी एजेंसीज हैं जो क्रिएट की गई हैं बाय स्पेसिफिक एनेक्टमेंट से। इनके लिए स्पेसिफिक एनेक्टमेंट यानी कि कोई स्पेशल लॉ बनाया गया था ट्रिब्यूनल्स को बनाने के लिए, ताकि ये जितने भी कंट्रोवर्सीज, मीन्स कोई भी झगड़े या फिर कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, आपसी विवाद होते हैं, जो कि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे, जैसे कोई नया कानून देश में बनाया जाता है, तो जैसे CAA आया था और अभी पीछे ट्रिपल तलाक आया था, उसको लेकर हो गया, या आर्टिकल 370 अभी पास हुआ। ये जो भी नई नई जो कंट्रोवर्सीज जो होती हैं इम्प्लीमेंटेशन में, इन नए नए लॉज बनते हैं, उनको जब इम्प्लीमेंट, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है जब उसको फोर्स में लाया जाता है, मीन्स जब उसका उस लॉ को का पालन किया जाता है कानून नया बनाने के बाद में, तो जब उसकी वजह से जो कंट्रोवर्सीज, मतलब आपस में भेदभाव होते हैं लोगों के, तो वो होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ रिलेटिव इनेक्टमेंट, तो प्रोविजन सब्सटेंटिव ऐसे बना दिए जाते हैं कि भाई ताकि ये झगड़े और ये कंट्रोवर्सीज खत्म हो सके या ना हो, ठीक है। आगे बताती हूँ। आगे इसमें बताया गया है कि अनलाइक दैट ऑफ द कोर्ट्स विच आर पार्ट्स ऑफ द ट्रिब्यूनल judicial system of a country, the jurisdiction of administrative tribunal is not general but specific। मतलब कोर्ट्स की तरह ही नहीं, कोर्ट्स की तरह ही जैसे कि कोर्ट्स होते हैं, उससे अलग होके एक पार्ट है ट्रिब्यूनल का,
ठीक है। ट्रिब्यूनल एक अलग से पार्ट है जुडिशियल सिस्टम का कंट्री का, ठीक है। जैसे कोर्ट है वैसे ही अलग से एक ट्रिब्यूनल सिस्टम एक बना दिया गया है, जुडिशियल सिस्टम का एक पार्ट। द जुरिस्डिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज नॉट जनरल। तो जो जुरिस्डिक्शन इनकी आती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, वो जनरल नहीं होती, एक स्पेसिफिक होती है इनकी, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वुड एक्सेप्ट फॉर एडजुडिकेशन ओनली कंट्रोवर्सीज ऑफ द स्पेसिफिक नेचर अराइजिंग अंडर पर्टिकुलर एनेक्टमेंट्स। यानी कि जो पर्टिकुलर एनेक्टमेंट्स होती हैं, कोई भी स्पेसिफिक कोई डिस्प्यूट अगर हो जाता है देश के अंदर, तो उसके निपटारे के लिए स्पेसिफिक नेचर का अगर कोई अराइज हो जाता है डिस्प्यूट, तो उसके लिए एनेक्टमेंट्स बनाई जाती हैं और ट्रिब्यूनल्स के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के थ्रू उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। उसके बाद में इसमें बताया कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वेबस्टर्स न्यू वर्ड डिक्शनरी, ये वेबस्टर न्यू वर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है ट्रिब्यूनल्स का, मीन्स सील और बेंच अपॉन विच अ जज और जजेस सिट इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। मीन्स इसको एक कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है ट्रिब्यूनल को, और एक ऐसा भी सील बोला जाता है, ऐसी सीट या बेंच, सीट या बेंच होती है अपॉन विच जज और जजेस सिट इन अ कोर्ट। मतलब ट्रिब्यूनल्स भी एक कोर्ट की तरह ही है देखने में, और एक उनको ट्रिब्यूनल का नाम दे दिया जाता है जहाँ पे कोर्ट से हटकर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कोर्ट में नहीं जाते हैं, जिनके लिए सिर्फ ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूनल्स के बाद में, जहाँ पे ट्रिब्यूनल्स में ही मोस्टली उनकी जैसे लेबर के लिए स्पेशली है, तो लेबर के कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो लेबर ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो ट्रिब्यूनल से भी सॉर्ट आउट ना हो पाए, या ट्रिब्यूनल के डिसीजन से लोग सेटिस्फाइड ना हो, उन्हें हाई कोर्ट में जाना पड़ जाए, ठीक है, तो या ऊपर के किसी हायर कोर्ट में जाना पड़ जाता है। तो ऑलमोस्ट केसेस के लिए स्पेशली ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो इसलिए ये भी जजेस सेम कोर्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें जजेस स्पेसिफिक डिसीजंस देते हैं, स्पेसिफिक लॉज के लिए बनाए गए हैं। इसमें ये मैंने लास्ट में केस का नाम लिखा हुआ है, इस केस को आप लिख सकते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के नाम से लेके से रिलेटेड केस है, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। श्रीधरन कैलोट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AAR 1996 सुप्रीम कोर्ट 640, ये इसका साइटेशन है। श्रीधरन कैलोट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1996 SC 640, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ आगे। इस वर्ड के बारे में, इस केस के बारे में कहा गया है कि इफ यूज्ड इन दिस सेंस द एक्सप्रेशन इज वेरी वाइड। अगर ट्रिब्यूनल को इस सेंस में यूज किया जाए तो ये एक्सप्रेशन, ये वर्ड ट्रिब्यूनल बहुत बड़ा है, ठीक है। एज इट इंक्लूड्स इवन ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ, जैसे कि इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ को भी ऐड किया जाता है। वेयर एज इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर दिस एक्सप्रेशन इज लिमिटेड। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये एक्सप्रेशन का मतलब होता है ये वर्ड, ये ट्रिब्यूनल वर्ड जो है लिमिटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, लेकिन लिमिटेड टू एडजुडिकेटिंग बॉडीज के लिए अदर देन द ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ। अदर कोर्ट ऑफ लॉ से इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर बहुत लिमिटेड है ये एक्सप्रेशन। ये जो पॉइंट है पैराग्राफ, ये इस केस के अंदर बोला गया था, ठीक है। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ, इससे आपको इजीली जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए मीनिंग क्या है। There have been several tests in order to determine whether a particular body or authority is a tribunal. बहुत सारे ऐसे टेस्ट किए गए जिससे ये पता लगाया जा सके, ये डिसाइड किया जा सके कि ये पर्टिकुलर बॉडी और अथॉरिटी वो ट्रिब्यूनल है या नहीं। इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट एन अथॉरिटी टू बी ट्रिब्यूनल। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखना कि कोई अथॉरिटी ट्रिब्यूनल है कि नहीं। मस्ट बी वन कंस्टिट्यूटेड बाय स्टेट। वो ये देखना चाहता है कि ये जो है इसको स्टेट के द्वारा कंस्टिट्यूट या बनाया जाना चाहिए, एंड वेस्टेड विद सम जुडिशियल पावर्स ऑफ द स्टेट, और उसमें जुडिशियल पावर्स होनी चाहिए स्टेट की। तभी वो ये देखा जाएगा कि हाँ उसको आपने ट्रिब्यूनल की पावर दे दी है, ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, ठीक है। आगे बताती हूँ। ट्रिब्यूनल्स आर दस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। ट्रिब्यूनल्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं जो कि सेटअप किए जाती हैं सॉलिडली विद द आइडिया ऑफ डिस्चार्जिंग क्वासी जुडिशियल ड्यूटीज। मतलब ये इसके अंदर आइडिया ये है कि जो सेटअप किए गए हैं ये इसलिए किए गए हैं ताकि क्वासी जुडिशियल ड्यूटीज को ये पूरा कर सकें, ठीक है। देयर डिटर्मिनेशन अफेक्ट द राइट्स ऑफ पार्टीज। मतलब इनकी जो डिटर्मिनेशन या इनका जो डिसीजन आता है वो राइट्स को अफेक्ट करता है, पार्टीज के राइट को अफेक्ट करता है। दे देयरफॉर हैव बीन हेल्ड टू बी क्वासी जुडिशियल बॉडीज। इसीलिए इनको क्वासी जुडिशियल बॉडीज कहा जाता है। दे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के को ही ऑब्जर्व किया जाता है, और फेयर हियरिंग
देखी जाती है, मतलब साफ और ईमानदारी से इसमें डिसीजन दिया जाता है जब while डिटरमाइनिंग इश्यूज बिफोर देम, जब उनके सामने कोई केस आता है ट्रिब्यूनल के सामने तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं और फेयर हियरिंग करते हैं। बिल्कुल इसमें कोई हेर फेर नहीं होती इनके डिसीजन में या इसमें, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, किसी और का प्रभाव नहीं होता पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ ग्रोथ कैसे हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की। देखिए ग्रोथ के बारे में बताया, द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन फैक्ट प्रेजेंट अ न्यू सिस्टम फॉर अ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, मतलब ये इसीलिए ग्रोथ की गई थी ताकि न्यू सिस्टम ऑफ डिस्पेंसेशन का जस्टिस का लाया जा सके, मतलब न्यू सिस्टम ऑफ न्याय दिलाने का नया तरीका एक लाया जा सके ट्रिब्यूनल्स के द्वारा। इट वॉज फेल्ट एज अ कंपाइलिंग नेसेसिटी है, मतलब ये ये कंपेल कर रहा है, ये जरूरत है मतलब इसकी बहुत। द प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, जो प्रेजेंट कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट का वो आया, स्टेट कॉज्ड अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ इन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज, मतलब जो वेलफेयर स्टेट का नया कंसेप्ट आया है, आप शुरू से वेलफेयर स्टेट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं लॉ के स्टूडेंट्स, तो ये कंसेप्ट जो आया था इसने बहुत अच्छी ग्रोथ लाए गवर्नमेंटल एक्टिविटीज के अंदर, अच्छी ग्रोथ हुई उसमें। इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन गेव rise to multiple problems, the solution of which required technical expert knowledge which the ordinary कोर्ट सीरियसली लैक्ड। मीन्स कि भाई जो टेक्निकल नॉलेज एक्सपर्ट्स की नॉलेज और एक्सपीरियंस जो चाहिए था वो इन ट्रिब्यूनल्स के थ्रू लाया गया, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स में एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता है जो जिस सब्जेक्ट का प्रोफेशनल है या एक्सपर्ट है, जैसे कि कोई लेबर से कोड का ही कोई वकील है वो जज बन गए हैं, जिन्होंने सिर्फ लेबर कोड के ही काम किए हुए हैं उनको ट्रिब्यूनल्स में, लेबर ट्रिब्यूनल्स में लगाया जाएगा। जिन्होंने साइबर लॉ से रिलेटेड सारे काम किए, आईटी से रिलेटेड जिनको सबसे ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है केसेस हैंडल करने का, उनको उस ट्रिब्यूनल के अंदर बिठाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक्सपर्ट्स की एडवाइस और से बहुत अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट आया है, जो कि बहुत ज़रूरत थी जो कि कोर्ट में, नॉर्मल कोर्ट के अंदर जिसकी कमी देखी जाती है। ठीक है, मोर ओवर देयर हैव बीन एमर्ज्ड हंड्रेड्स ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर द मल्टीफेरियस सोशल लेजिस्लेशंस which required speedy justice. Only administrative tribunals could fulfill these requirements. Means जो hundreds of disputes बहुत सारे थे जिनमें बहुत दिक्कतें आ रही थी, ऐसे social legislations जिनकी ज़रूरत थी लाने की, मतलब ऐसी legislation या ऐसे कानूनों को लाने की ज़रूरत थी सोशली, यानी कि सामाजिक कानून, समाज के लिए ज़रूरी कानूनों को लाने की ज़रूरत थी और स्पीडी जस्टिस की, बहुत जल्दी न्याय करने की, वो इनके थ्रू ही लाया गया। ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ही इसके अंदर फुलफिल कर पाए ये रिक्वायरमेंट को, तो इसीलिए कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ग्रोथ कैसे हुई इसकी इंडिया के अंदर, ये देख लीजिए। अब देखिए ग्रोथ के बारे में बताया है, एनुमरेबल क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैव स्प्रंग अप एज अ रिजल्ट ऑफ वास्ट proliferation of powers of administration regulating human activities in multifarious ways। बहुत तरह से अलग अलग तरीके से पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन की यूज़ की गई क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के द्वारा। ठीक है, आ गई, एज ए रिजल्ट वास्ट प्रोलिफरेशन हुआ था। ठीक है, रैपिडली मतलब बहुत जल्दी से जो पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन की रेगुलर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आ गई थी। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से। तो जो द अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ चेंज इन द स्कीम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उसने एक 42nd अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत अच्छा स्कीम में चेंज आया ऑफ ट्रिब्यूनल्स में इन द एरिया ऑफ सिविल सर्विसेज में। ठीक है, सिविल सर्विसेज के अंदर बहुत चेंजेस लाए गए इसके थ्रू। लेवाई असेसमेंट्स आई, कलेक्शंस हुई एंड एनफोर्समेंट हुई टैक्सेस की। देखिए फिर से समझाती हूँ एक बार मैं, इसके अंदर क्या हुआ था कि जब ये 42nd अमेंडमेंट आई थी तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ट्रिब्यूनल्स का इन द एरिया ऑफ, किन किन एरिया में हुआ, सिविल सर्विसेज में हुआ, लेवाई में हुआ, असेसमेंट करने के लिए हुआ, टैक्सेशन वगैरह के लिए, कलेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ एनी टैक्सेस, मींस कलेक्शन और एनफोर्समेंट कैसे की जाएगी टैक्सेस की, फॉरेन एक्सचेंज कैसे होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा अक्रॉस कस्टम्स फॉर फ्रंटियर्स, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व होंगे, एंड रिफॉर्म्स बाय वे ऑफ एक्विजिशन बाय द स्टेट, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टीज, इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया। ठीक है, ये समझ में आ गया।
और इसके अलावा है कि जैसे ये रीजंस थे, इन सब के लिए लाया गया। रीजन ऑफ फूड स्टफ हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, फूड स्टफ कैसे इनको किया जाएगा, मतलब खाने की चीज़ें कैसे प्रोड्यूस कैसे की जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे की जाएंगी, एंड सच अदर गुड्स नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट टू बी एसेंशियल गुड्स, मतलब प्रेसिडेंट ने जिनको नोटिफाई किया कि ये एसेंशियल गुड्स हैं, एंड इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ दीज देयर प्राइजेस। इन सब को काम, ये सब काम कैसे किए जाएंगे, प्राइस का कंट्रोल कैसे किया जाएगा, प्रोडक्शन कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, टैक्सेशन का कलेक्शन, टैक्सेस का कलेक्शन कैसे होगा, लेबर के डिस्प्यूट्स का निपटारा कैसे होगा, इन सब के लिए ही ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। इवन ऑफेंसेज इन रिलेशन टू ऑल दीज मैटर्स कुड बी ट्राइड बाय दीज ट्रिब्यूनल्स, मतलब इन सारे मैटर्स से रिलेटेड कोई अगर ऑफेंसेज भी होते हैं तो वो सारे भी इन ट्रिब्यूनल्स में ही देखे जाते हैं, सॉर्ट आउट किए जाते हैं, निपटाए जाते हैं। ऑलरेडी अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स आर फंक्शनिंग इन द कंट्री, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हमारे देश में ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, एंड मैनी मोर आर बीइंग क्रिएटेड, और बहुत सारे आगे बनने भी वाले हैं, बन रहे हैं बाय स्टैट्यूट्स टू डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मतलब स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का निपटारा करने के लिए स्पेशली और भी बनाए जा रहे हैं। एज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग दीज ट्रिब्यूनल्स, इन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग दीज इन ट्रिब्यूनल्स को रखने की जो प्रॉब्लम है अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ जूरिस्ट इन इंडिया, मतलब उन्होंने जिस ढंग से रखा हुआ है, कर रहे हैं, जिस ढंग से वो निपटारा कर रहे हैं ट्रिब्यूनल्स, उसके वे ने, उसके तरीके ने हमारे देश के अंदर इंडिया के जूरिस्ट को भी अट्रैक्ट किया है और उनकी अटेंशन ली है, मतलब हमारे देश के जूरिस्ट को भी उनका वे बहुत अच्छा समझ में आया है इंग्लैंड के अंदर जैसे ट्रिब्यूनल्स चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन मॉडर्न टाइम्स ये बताती हूँ। देखिए रीजंस जो हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की जो मॉडर्न टाइम में ग्रोथ कैसे हुई, सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस इज चीपर देन द जस्टिस अवेलेबल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, जस्टिस है जो इसका, वो बहुत सस्ता है देन द जस्टिस अवेलेबल थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स, मतलब कोर्ट के मैकेनिज्म, कोर्ट का मैकेनिज्म आप सबको पता ही है, कोर्ट में कितना लंबा प्रोसीजर लगता है, हर एक चीज़ के लिए एफिडेविट सबमिट करो, डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, डेट्स लो, फीस करो, ये वो बहुत लेंदी प्रोसीजर है जैसे कोर्ट का, तो वैसा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का नहीं है। इट इज़ चीपर इन द सेंस दैट, ये सस्ता है इस वे में भी, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता और न्याय को लेने में, टू गेट जस्टिस फ्रॉम द ट्रिब्यूनल्स देन फ्रॉम द कोर्ट्स, कोर्ट से बहुत सस्ते पड़ते हैं ये। द टोटल कॉस्ट दैट अ लिटिगेंट, मेन देखिए, द टोटल कॉस्ट द लिटिगेंट दैट अ लिटिगेंट, और मतलब एक किसी को जिसको केस लड़ना होता है, जो जिसका केस होता है, और एन एप्लीकेंट जो केस फाइल करता है, हैज़ टू इनकर इन गेटिंग दैट डिस्पोजल ऑफ हिज केस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज फार ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ ट्रिब्यूनल्स। मीन्स जो उनकी जो फीस होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर वो एप्लीकेंट जो है इनकर करना पड़ता है उसको डिस्पोजल ऑफ केस के लिए, कोर्ट के अंदर अगर वो कर जाता है तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है उनका। ठीक है, ट्रिब्यूनल की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर पेइंग अ कोर्ट फी, उसके अंदर तो कोई ट्रिब्यूनल्स के लिए तो कोई कोर्ट फी पे करने का भी प्रोविजन नहीं है, आपको कोर्ट फीस भी पे नहीं करनी पड़ती ट्रिब्यूनल्स के लिए। एंड नो सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द सॉलिसिटर और गिविंग ब्रीफ टू काउंसिल, मतलब इसमें काउंसिल को कोई ब्रीफ भी नहीं देनी पड़ती, इसमें कोई सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, सॉलिसिटर को कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं देनी पड़ती, कोई प्रोविजन नहीं है फॉर पुटिंग अ प्लीडिंग और स्वेयरिंग ऑफ एफिडेविट्स, इसमें कोई प्लीडिंग्स करने का भी कोई जरूरत नहीं पड़ती और एफिडेविट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कोर्ट के जैसा सिस्टम नहीं है ट्रिब्यूनल के अंदर कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें स्पीडी जस्टिस, इसीलिए स्पीडी जस्टिस बोला जाता है कि इसमें स्पीडी जस्टिस होता है। ठीक है, ग्रोथ का रीजन बता रही हूँ क्योंकि इसमें स्पीडी जस्टिस है इसलिए इसकी ग्रोथ हुई है कि भाई ये दूसरा एडवांटेज या फायदा माना जाएगा, या इसके एडवांटेजेस भी आप कह सकते हैं ये कि भाई विद द एडवांटेज ऑफ मोर द ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये इसकी फायदा है इसका। दूसरा, द फ्रीडम विच एनेबल्स अ ट्रिब्यूनल्स टू डिस्पेंस विद एन ओरल हियरिंग रिजल्ट्स नॉर्मल in immense saving of time in the determination of controversies. The procedure of the tribunal is generally simple. It does not involve the application of the intricate provisions of the CPC or ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, इसके अंदर बहुत स्पीडी जस्टिस हो जाता है, ज़्यादा लंबी हियरिंग नहीं होती हैं, कोई कोर्ट में सुनवाइयाँ ज़्यादा नहीं होती जैसे नॉर्मल कोर्ट में होती हैं, ट्रिब्यूनल में नहीं होती हैं। ये टाइम बचाता है, टाइम सेविंग करता है आपकी, और इसका प्रोसीजर जो है
वो जनरली बहुत सिंपल है, कोर्ट की तरह नहीं है, और इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, कोई एप्लीकेशन भी नहीं डालनी पड़ती है आपको बार बार प्रोविजंस के लिए, और सीपीसी और ये फॉलो नहीं किया जाता है सीपीसी का, और लॉ ऑफ एविडेंस का भी इसमें इट डज नॉट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ इंट्रिकेट प्रोविजंस ऑफ सीपीसी एंड लॉ ऑफ एविडेंस। मतलब ये दोनों भी फॉलो नहीं किए जाते कि भाई सीपीसी के अकॉर्डिंग ही होगा या लॉ ऑफ एविडेंस के अकॉर्डिंग ही होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता ट्रिब्यूनल्स के अंदर। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस इसके अंदर जो है, इसमें सिंपली मैं बता देती हूँ, इसका ये फायदा ये है कि इसी एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए की गई थी, दिस सिस्टम इज एट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर कैन बी मैंड इंडिविजुअल्स प्रोसेसिंग स्पेशल एक्सपीरियंस। जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर स्पेशल एक्सपीरियंस और नॉलेज वाले जजेस को ही रखा जाता है इसके अंदर, ठीक है, ताकि वो इजीली इसका निपटारा कर सके। इट्स ऑन टेक्निक्स इसकी होती हैं, इट इज वेरी वल्नरेबल वन, बट देयर आर मैनी कैटेगरीज ऑफ केसेस, ऐसे होते हैं बहुत सारे केसेस इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है, इस काइंड इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिलीवर राइट डिसीजन। सही तरीके से निपटारा करने के लिए अगर कोई मैट्रिमोनियल केसेस हैं, जैसे कोई टैक्सेशन से रिलेटेड है, साइबर लॉ से रिलेटेड है, लेबर लॉ से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव उससे है, आर्बिट्रेशन से है, तो इन सब के स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस्ड जजेस को ही रखा जाता है इसके अंदर, ठीक है, ताकि वो स्पीडी जस्टिस दे और उनकी नॉलेज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होता है, एक एक चीज़ उनके टिप्स पे होती है इसके अंदर। नेक्स्ट बताती हूँ, जैसे कि आपने पिछले 2-3 पॉइंट्स पढ़े, स्पीडी जस्टिस होता है और सब फायदे अभी मैंने आपको अभी जो 2-3 बताए इसके, जैसे कि ये चीपर है, सस्ता है, स्पीडी जस्टिस है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, ठीक है ना, ये सारे फायदे बताए। तो वैसे ही ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है, बहुत आसान होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं ये जो है ट्रिब्यूनल्स डिस्चार्ज करने में फंक्शंस को। स्ट्रिक्ट सेंस में ये कहा जाता है कि ये ट्रिब्यूनल्स जो है बिल्कुल बाउंड नहीं है किसी भी अपने पास डिसीजन से और बाय द डिसीजन ऑफ एनी अदर अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी से बाउंड नहीं है पुराने डिसीजंस के, ठीक है। जैसे कोर्ट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक के अंदर होता है, वो अपने पुराने डिसीजंस जो दे रखे होते हैं वैसे ही डिसीजंस वो अगले सेम केसेस में भी देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगी हुई है, अथॉरिटी कोई बाउंड नहीं करते। ट्रिब्यूनल जो प्रैक्टिस में होते हैं वेरी ऑफन एडहियर होते हैं टू प्रेसिडेंट्स एज क्लोजली एज द कोर्ट्स, मतलब वो बहुत कम वो ऐसा करते हैं कि वो प्रेसिडेंट्स को देखते हैं। इन सम रिस्पेक्ट दिस प्रैक्टिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द कंसिस्टेंसी विच लाइज एट द बॉटम ऑफ लॉ। इसके अंदर ये कहा जाता है इसमें प्रैक्टिस जो एब्सोल्युटली नेसेसरी होती है फॉर द कंसिस्टेंसी विच लाइज एट द बॉटम ऑफ लॉ, मतलब कंसिस्टेंसी देखी जाती है कि लॉ के सबसे नीचे क्या है, मतलब लास्ट में किस ढंग से हमें जल्दी से जल्दी जो मतलब हम इजीली जिस तरीके से हम कर सकें उस तरीके को इसमें फॉलो ये यूज किया जाता है, ठीक है। It is nevertheless a distinct advantage for a tribunal to break clearly away from a ruling which is said to have worked badly, मतलब इसमें ऐसा नहीं कहा जाता कि ये बुरी तरह से काम कर रही है, इनकी रूलिंग गलत है, ठीक है। In several cases the administrative tribunals are given statutory बहुत सारे केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ने स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ऐसा दिया है, आर गिवन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दी है ऐसी टू रिवाइज इट्स ओन डिसीजंस, अपने डिसीजंस को ये रिवाइज भी कर सकते हैं। when new facts are brought to its light, मतलब जब कोई नए बात नए तथ्य इनके सामने आते हैं तो ये अपने डिसीजंस को दोबारा से रिवाइज भी करते हैं। एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई टू इट्स डिसीजन, और इनके डिसीजन पे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा भी अप्लाई नहीं करता, ठीक है। अब मैं आपको इनके सैलिएंट फीचर्स बता देती हूँ, इनके मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के फीचर्स अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो प्लीज आप लिख लीजिएगा। देखिए, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द एग्जीक्यूटिव इन अकॉर्डेंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। एग्जीक्यूटिव जो हमारे देश का है, एग्जीक्यूटिव होता है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, 3 पिलर हैं। तो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं इनको, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के साथ में इनको ट्रिब्यूनल्स को बनाया जाता है। इट इज रिक्वायर्ड टू एक्ट जुडिशियली एंड इट परफॉर्म्स क्वासी जुडिशियल फंक्शन। इनका काम होता है जुडिशियल फंक्शन और जो परफॉर्म करते हैं क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये इनका थर्ड फीचर है कि इट्स प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, इनकी प्रोसीडिंग को माना जाता है कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही हैं। एंड इन सर्टेन प्रोसीजरल मैटर्स इट हैज़ पावर ऑफ सिविल कोड, कुछ मैटर्स के अंदर इनके पास सिविल कोड की भी पावर होती है। नेक्स्ट फीचर है इसका, फीचर को इनकी एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं आप, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड एक्ट्स विदाउट एनी बियास, मतलब ये कोई बायसनेस के साथ काम नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, इनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं देखना होता कि किसका क्या कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट बॉडी है। इट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन डिसाइडिंग द केसेस। ये पहले भी बताया मैंने कि ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं केसेस को डिसाइड करने के लिए। इट डज नॉट फॉलो द टेक्निकलिटीज ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एविडेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीपीसी एंड एविडेंस एक्ट। मतलब ये कोई रूल और टेक्निकलिटीज को फॉलो नहीं करते हैं, ना ही सीपीसी और ना ही एविडेंस एक्ट के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इट इज नॉट अ कोर्ट इन प्रॉपर सेंस ऑफ टर्म एंड, ये कोई प्रॉपर कोर्ट नहीं है सेंस में, ठीक है, सेंस में देखा जाए तो ये कोई प्रॉपर कोर्ट नहीं है। नेक्स्ट है 8th इनकी जो है बताया करेक्टरिस्टिक्स मैंने या इनके एडवांटेजेस वगैरह बता रही हूँ, जो सैलेंट फीचर्स हैं। द इश्यूज विच हैव बीन ऑलरेडी सेटल्ड, जो इश्यूज ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके होते हैं बाय द हाई कोर्ट कैन नॉट बी टेकन अप बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो वो अगर हाई कोर्ट ने अगर किसी को देख लिया है डिसीज, कोई मैटर को अगर सेटल कर दिया है, तो उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अभी मैंने शॉर्ट में इनके और भी आपके पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं। ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के रीजंस क्या है? एक पॉलिसी कंसिडरेशन है, इनएडिक्वेसी ऑफ जुडिशियल सिस्टम है कि भाई हमारा जुडिशियल सिस्टम इनएडिक्वेट है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये एक रीजन है। पॉलिसी कंसिडरेशन मतलब ये पॉलिसी को कंसिडरेट करते हैं, देखते हैं पॉलिसीज को। मेरिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, मेरिट्स हैं, इसके फायदे हैं सिस्टम एडजुडिकेशन के लिए। फंक्शनल अप्रोच होती है इनकी टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मतलब ये फंक्शनल अप्रोच के बेसिस पे काम करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो भी देश में समाज या से अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं, उनको ये देखते हैं फंक्शनल अप्रोच से, मतलब पूरा फंक्शन उसका कार्यकलाप या जैसे कहते हैं क्रिया उसकी देख के उसके हिसाब से काम करते हैं। नीड फॉर एक्सपर्टाइज, इसके अंदर एक्सपर्टाइज की जो जरूरत होती है, मतलब एक्सपर्ट लोगों की जो उनके द्वारा ही काम किया जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जाते हैं और पॉलिसिंग ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, पॉलिसिंग भी बनाई जाती है प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, यानी कि बचाव के मेजर्स, उपायों के लिए पॉलिसी भी बनाई जाती है और वो उपाय भी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके जो रीजंस थे ग्रोथ के, एक और मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिए। तो ये था सारा टॉपिक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का, जो मैंने आज आपको समझा दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसके रीज़न फॉर ग्रोथ भी आपको बताए हैं अभी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के क्या हैं, ये सारे इसके रीजंस हैं, ठीक है। मीनिंग भी बता दिया आपको, ग्रोथ ऑफ इंडिया, ग्रोथ कैसे हुई थी इंडिया के अंदर वो भी बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की ग्रोथ भी बताई और इंडिया के अंदर कैसे ग्रोथ हुई थी, और इसका इंट्रोडक्शन भी दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ना थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो दोबारा से एक बार आप सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोज़ के लिए आपको बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।